हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन अकाउंट से रिलेटेड लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली आगे वीडियो जिसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फंड यानी कोष से तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य? चालू परिसंपत्तियां, चालू उत्तरदायित्व, कार्यशील पूंजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्यशील पूंजी। फंड से तात्पर्य है कि कार्यशील पूंजी। चालू परिसंपत्तियां क्या होती हैं? चालू परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग एक वर्ष के अंदर किया जाता है। जिनका उपयोग एक वर्ष के अंदर किया जाता है, वे आपकी चालू परिसंपत्तियां होती हैं। कौन सी होती हैं? चालू परिसंपत्तियां होती हैं। चालू उत्तरदायित्व यानी चालू दायित्व क्या होती हैं? तो जिनका भुगतान वर्ष से कम अवधि, एक वर्ष से कम अवधि में कर दिया जाता है, वे आपकी चालू उत्तरदायित्व हो जाती हैं। कार्यशील पूंजी क्या होती हैं? दिन प्रतिदिन के खर्चों की वह मात्रा जो कुल पूंजी से घटाई जाती हैं, कुल पूंजी से घटाई जाती हैं। वो आपकी कार्यशील पूंजी हो जाती हैं। कौन सी पूंजी हो जाती है? कार्यशील पूंजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक। और फंड क्या होता है? फंड वह होता है जो एक तरह का निवेश होता है। फंड एक तरह का निवेश होता है जो कई लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, वह आपका फंड यानी कोष हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्यशील पूंजी। फंड आपका कार्यशील पूंजी है। एक का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, रोकड़ शेष को समायोजित करने में निम्नलिखित में से किसको खाते में नहीं लिया जाता है? Which of the following is not taken into account in adjusting in the cash balance? ऑप्शन ए, रोकड़ बही में गलती, मिस्टेक इन द कैश। पासबुक में गलती, मिस्टेक इन द पासबुक। ऑप्शन सी, पासबुक में डेबिट किए गए बैंक प्रभार, बैंक चार्जेस डेबिट इन द पासबुक।
पासबुक में क्रेडिट किया गया ब्याज और लाभांश, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, रोकड़ शेष को समायोजित करने में निम्नलिखित में से किसको खाते में नहीं लिया जाता है। तो पासबुक में हुई गलती को खाते में नहीं ली जाती है। किसको, पासबुक में हुई गलती को खाते में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन बी सही है, 2 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज यूज ऑफ फंड्स। किसे धन के उपयोग के रूप में माना जा सकता है। ऑप्शन ए, लेनदार लेखे में कमी, ए डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, नकदी में कमी, ए डिक्रीज इन कैश। ऑप्शन सी, देनदार लेखे में वृद्धि, ए इंक्रीज इन अकाउंट पेबल। ऑप्शन डी, नकदी में वृद्धि, ए इंक्रीज इन कैश। तो धन के उपयोग के रूप में माना जा सकता है नकदी में कमी। किसे माना जाता है, नकदी में कमी। ऑप्शन बी सही है, धन के उपयोग में नकदी में कमी के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फंड्स। ऑप्शन ए, अचल संपत्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, नगद में वृद्धि, इंक्रीज इन कैश, कर वापसी टैक्स रिफंड, किसी भी दायित्व में वृद्धि, इंक्रीज इन एनी लिएबिलिटी। तो धन के उपयोग का एक उदाहरण पूछ रहा है, इसमें कौन सा उदाहरण है जो धन के उपयोग का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अचल संपत्तियों में वृद्धि धन के उपयोग का एक उदाहरण है। अच्छा, धन के उपयोग के और विभाग होते हैं, जैसे कि अंशों व ऋणपत्रों का विमोचन, अंशों व ऋणपत्रों के विमोचन, अगला है दीर्घकालिक ऋण के भुगतान में अगला है कार्यशील पूंजी की वृद्धि, में। अगला है भाग लाभांश व कर भुगतान में, धन का उपयोग। और आखिरी लास्ट है अचल संपत्तियों में वृद्धि या स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि। तो ये आपके धन के उपयोग के भाग हो गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अचल संपत्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स आपके धन के उपयोग का ये एक उदाहरण हो गया। तो ऑप्शन क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, देयता खाता निम्नलिखित में से क्या नहीं है। देयता खाता निम्नलिखित में से क्या नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ए लायबिलिटी अकाउंट। ऑप्शन ए, देय खाता, अकाउंट पेबल, उपार्जित व्यय, अक्रूड एक्सपेंसेज, रोकड़ कैश, दे नोट्स पेबल।
तो देयता खाता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो रोकड़ नहीं है। ऑप्शन सी सही है, देयता खाता रोकड़ यानी कैश नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। ऑप्शन ए सभी नगद प्राप्तियां केवल, ऑल कैश रिसिप्ट ओनली। ऑप्शन बी सभी नगद भुगतान केवल, ऑल कैश पेमेंट ओनली। ऑप्शन सी सभी नगद और क्रेडिट बिक्री, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ऑप्शन डी नगदी की सभी रसीदें एवं भुगतान, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। तो रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो किसका? नगदी की सभी रसीदें एवं भुगतानों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। ऑप्शन डी सही है, 6 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, निम्न में से कैश बुक के क्या फायदे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और द एडवांटेज ऑफ कैश बुक? ये दोनों। ऑप्शन बी पुस्तक में किसी भी गलती को आसानी से नकदी के सत्यापन के समय पता लगाया जा सकता है। एनी मिस्टेक इन द बुक कैन बी इजिली डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश। ऑप्शन सी दैनिक नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान आसानी से पता लगाए जाते हैं। डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर इजिली एसरटेन्ड। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कैश बुक के क्या क्या फायदे हैं? तो कैश बुक के बी और सी। बी पुस्तक में किसी भी गलती को आसानी से नकदी के सत्यापन के समय पता लगाया जा सकता है। और सी दैनिक नगद प्राप्तियां और भुगतान आसानी से पता लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी और सी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ये दोनों। ऑप्शन ए सही है, 7 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, एक वर्ष के अंत में एक रोकड़ बही के में डेबिट शेष दिखाता है। द डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ ए ईयर इन ए कैश बुक शोज। ऑप्शन ए वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल नगद, टोटल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑप्शन बी वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नगद, टोटल कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ऑप्शन सी व्यवसायिक इकाई की आय, इनकम ऑफ द बिजनेस एंट्री। ऑप्शन डी दी गई अवधि के अंत में हाथ में नगद, कैश इन द हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वर्ष के अंत में एक रोकड़ बही में डेबिट शेष क्या दिखाता है? वो दी गई अवधि के अंत में हाथ में नगद दिखाता है। ऑप्शन डी सही है, 8 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, किसमें रोकड़ शेष और बैंक के पास जमा शामिल है? व्हिच ऑफ कंप्राइजेज ऑफ द केस ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक? अग्रिम, रोकड़, जमा या फिर ऋण? तो रोकड़ शेष और बैंक के पास जमा शामिल है आपका रोकड़ में। किसमें? रोकड़ यानी कैश में। ऑप्शन बी सही है, 9 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। ऑप्शन ए रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ऑप्शन बी पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऑप्शन सी रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। अनुकूल शेष का अर्थ है कि रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। ऑप्शन ए सही है, 10 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन है रोकड़ बही है, कैश बुक इज। ऑप्शन है रोजनामचा या फिर बही खाता। ऑप्शन बी प्रमाणक या जामीन जिसे वाउचर कहते हैं। ऑप्शन सी खाता बही जिसे लेजर कहते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो रोकड़ बही क्या है? रोकड़ बही आपका खाता बही यानी लेजर है। ऑप्शन सी सही है, 11 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स। रोकड़ बही में डेबिट शेष का क्या अर्थ है? बैंक ऋण यानी बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, अनुकूल शेष यानी फेवरेबल बैलेंस, प्रतिकूल शेष अनफेवरेबल बैलेंस। तो रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है फेवरेबल बैलेंस यानी अनुकूल शेष। ऑप्शन सी सही है, 12 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है नगद छूट किस पर मिलती है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन। खरीद यानी परचेज पर, बिक्री पर, शीघ्र भुगतान पर, या फिर ये सभी। तो नगद छूट आपको शीघ्र भुगतान पर मिलती है। किस पर? हमेशा शीघ्र भुगतान पर आपको नगद छूट मिलेगी। ऑप्शन सी सही है, 13 का सी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन अप्रत्यक्ष प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? Which statement regarding the indirect method is false? ऑप्शन ए ह्रास खर्च को शुद्ध आय में जोड़ा जाता है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एडेड टू नेट इनकम। ऑप्शन बी देनदारों में बढ़त को शुद्ध आय में जोड़ा जाता है। एन इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल इज एडेड टू इनकम, नेट इनकम। ऑप्शन सी लेनदारों में बढ़त को शुद्ध आय में जोड़ा जाता है। एन इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल इज एडेड टू नेट इनकम। ऑप्शन डी वस्तुओं के स्टॉक में बढ़त को शुद्ध आय में से घटाया जाता है। एन इंक्रीज इन मर्चेंटाइज इन्वेंट्री इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देनदारों में बढ़त को शुद्ध आय में जोड़ा जाता है, ये कथन गलत है, जबकि देनदारों में शुद्ध आय को नहीं जोड़ा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी सही है, 14 का बी सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है प्राप्त बट्टा है। ये बटा लिखा ये गलत है, प्राप्त बट्टा है। ऑप्शन है नगद प्राप्त होने पर घटा देते हैं। डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश। ऑप्शन बी जब हम साख पर माल बेचते हैं तब हमारे द्वारा दिया जाता है। गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑप्शन सी जब हम अपने हिसाब का भुगतान करते हैं तब हमारे द्वारा घटाया जाता है। डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्राप्त बट्टा क्या है? तो जब हम अपने हिसाब का भुगतान करते हैं तब हमारे द्वारा घटाया जाता है, वही आपका प्राप्त बट्टा हो जाता है। ऑप्शन सी सही है, 15 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है प्राप्तियों की मात्रा किसके द्वारा प्रभावित होती है? व्हिच साइज ऑफ रिसीवेबल इज अफेक्टेड बाई। प्राप्तियों की मात्रा किसके द्वारा प्रभावित होती है? साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी के द्वारा, ग्राहकों की आदतों यानी हैबिट्स ऑफ कस्टमर के द्वारा, भुगतानों की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ पेमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी ये सभी। तो प्राप्तियों की मात्रा आपको साख नीति के द्वारा भी प्रभावित होती हैं, ग्राहकों की आदतों के द्वारा भी प्रभावित होती हैं, भुगतानों की शर्तों के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, 16 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है वेंडर्स यानी सप्लायर्स में बीजक जो 30 दिन में देय होती है को निम्नलिखित में क्रेडिट करना चाहिए। इनवॉइसेस फ्रॉम वेंडर्स सप्लायर्स व्हिच आर ड्यू इन 30 days शुड बी क्रेडिटेड टू। देय खाता अकाउंट पेबल, प्राप्त खाता अकाउंट रिसीवेबल,
क्रय खाता परचेज अकाउंट्स, अंतरणीय खाता अकाउंट्स ट्रांसफरेबल। तो क्वेश्चन 17 का ए सही है। वेंडर्स यानी सप्लायर्स में बीजक जो 30 दिन में देय होती है उसको देय खाते में क्रेडिट करना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, 17 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कार्यालय उपकरण का उधार क्रय यानी जमा किया जाता है। ए परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट इज क्रेडिट रिक्वायर ए क्रेडिट टू देय खातों में, अकाउंट्स पेबल, कैश रोकड़ में, कार्यालय वे में, ऑफिस एक्सपेंसेज में, उपकरण वे में, इक्विपमेंट एक्सपेंसेज। तो कार्यालय उपकरण का उधार क्रेडिट आपको देय खातों में करना चाहिए। किसमें किया जाता है? देय खातों में। ऑप्शन ए सही है, 18 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है स्वतः वित्तीयन किसको शामिल करता है? व्हिच इज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स लेनदारी लेखे में, देनदारी लेखों में, अल्पकालीन ऋण में, या फिर ऋणों की श्रृंखला में। तो स्वतः वित्तीयन आपको देनदारी लेखों में शामिल करता है। किसमें? देनदारी लेखों में, अकाउंट्स पेबल में। ऑप्शन बी सही, 19 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग सेल्स रिटर्न? ऑप्शन ए डेबिट नोटों की जांच करना, एग्जामिन डेबिट नोट्स। ऑप्शन बी कट ऑफ अंकों की जांच करना, एग्जामिन कट ऑफ पॉइंट्स। ऑप्शन सी क्रेडिट नोटों की जांच करना, एग्जामिन क्रेडिट नोट्स। ऑप्शन डी विक्रय वापसी पुस्तकों की जांच करना, एग्जामिन सेल्स रिटर्न बुक। तो विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय क्या आवश्यक नहीं है? डेबिट नोटों की जांच करना आपको आवश्यक नहीं है। एग्जामिन डेबिट नोट्स ये आवश्यक नहीं है आपको। तो 20 का ए सही है। ऑप्शन 20 का ए सही है। तो दोस्तों आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो भी बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतनी ही। अगली वीडियो कल फिर से लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद आज के लिए।